Hello friends, let us discuss one very uh, important condition today, that is scarring alopecia. So there are so many patients who are suffering from scarring alopecia and they seek treatment for it. It's a difficult condition to treat. ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनको स्कारिंग एलोपेशियाज होते हैं वो इतना लेट प्रेजेंट करते हैं, इतना ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं ट्रीटमेंट को लेकर, इतना कि वो बहुत ज़्यादा हम उनके लिए एंड स्टेजेस पे कुछ कर नहीं पाते। तो समझते हैं कि स्कारिंग एलोपेशिया होता क्या है। स्कारिंग एलोपेशिया जो है एक तरह का एलोपेशिया है जिसमें आपके बालों के रूट्स में स्कारिंग आ जाती है, मतलब वो परमानेंटली डैमेज हो रहे होते हैं, वो रिवाइव स्टेट से एक बाहर जा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि वो रिवाइव नहीं हो पा रहे होते हैं। तो रिवाइव नहीं होने पाने का मतलब है कि वो एक तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं जो स्कैल्प में पैची फॉर्म में कई बार आती हैं और वो बढ़ती रहती हैं। हालांकि स्कारिंग एलोपेशिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बट जो 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं स्कारिंग एलोपेशिया के, वो होता है लाइकन प्लेनस, लाइकन प्लेनोपाइलरिस इनफैक्ट, एंड सेकेंड जो कारण होता है वो डीएलई होता है, एंड कई बार एक इडियोपैथिक कंडीशन होती है स्यूडोप्लाइड ऑफ ब्रॉक। सो ये 3 कंडीशन ऐसी होती है जो मेजरली स्कारिंग एलोपेशिया के लिए कॉजेज़ में लिए जाते हैं। एंड कुछ हम 30-40% केसेस में कभी भी हमारा डायग्नोसिस नहीं बन पाता है कि उसका मेन कारण क्या होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं वो हम स्कैल्प की बायोप्सी लेते हैं। स्कैल्प बायोप्सी से मेरा मतलब है जो स्कारिंग एलोपेशिया का पैच होता है उसको हम उसको निकाल के हम टुकड़े की जांच के लिए भेजते हैं। उसमें हमारे जो पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पे डिफेक्ट आ रहा है, जिससे उसकी डायग्नोसिस बनती है। जैसे मैंने आपको बताया लाइकन प्लेनोपाइलरिस या फिर डीएलई है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। मेरी इतनी प्रैक्टिस में जो मैंने समझा है स्कारिंग एलोपेशिया को वो यही है कि अगर हम बहुत अर्ली एक्ट कर जाएँ इन केसेस में तो हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि जब आपका स्कारिंग एलोपेशिया का पैच आ रहा होता है, रेदर देन गोइंग हेयर एंड देयर और डूइंग सम होममेड ट्रिक्स या यूट्यूब में देखकर कुछ भी करने से अच्छा है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उसकी कॉज को पता लगाइए और अर्ली स्टेजेस में उसे ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि जो पैच बन गया है वो तो बन गया है, लेकिन वो और पैचेस भी बना सकता है, तो उसको चेक रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो डैमेज हो चुका है उसको नहीं हम रिवाइव कर सकते, बट जो अभी डैमेज नहीं हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्कारिंग एलोपेशिया में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। क्योर भी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो स्कारिंग एलोपेशियाज होते हैं उनमें मेडिसिन वर्क नहीं करती, लगाने की या खाने की दवाइयाँ कुछ भी काम नहीं करती हैं। उसमें फिर हमारे पास एक सर्जिकल ऑप्शन रह जाता है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट का होता है। हेयर ट्रांसप्लांट हम सर्जिकल मतलब स्कारिंग एलोपेशिया में तभी रिकमेंड करते हैं अगर आपकी डिज़ीज़ स्टेबलाइज हो गई हो। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि लास्ट 1 ईयर से आपकी डिज़ीज़ में कोई भी एक्टिविटी ना हो, ना वो बड़ी हो ना वो कम हुई हो, और वो उतने की उतनी ही हो। ठीक है। ये आपका जो 1 से 1.5 साल का पीरियड होता है, अगर उसमें आपकी एलोपेशियाज नहीं बढ़ रहे तो उसे साइलेंट मान लिया जाता है, उसकी डिज़ीज़ एक्टिविटी को मान लिया जाता है कि वो अब दोबारा आने के उसके चांसेस कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उस केसेस में हम अपने पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं। हमने बहुत से पेशेंट जो कि स्कारिंग एलोपेशिया से सफ़र कर रहे थे, जिनको एलपीपी था, जैसे लाइकन प्लेनोपाइलरिस था या डीएलई था, उसमें हमने ट्रांसप्लांट किया है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता है क्योंकि डर्मिस की लेयर अच्छी होती है, तो उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। मेजर जो तरीका होता है वो यही होता है कि इन एलोपेशिया के पैचेस को कैमोफ्लाज कर दिया जाए, इनमें एक एवरेज डेंसिटी ऑफ हेयर्स ग्रो करा दिया जाए ताकि ये पैचेस दिखे ना। ट्रिक सेम ही होती है। आपके जो ऑक्सीपिटल एरियाज़ होते हैं जहाँ के बाल सबसे स्वस्थ माने जाते हैं, जेनेटिकली बेस्ट माने जाते हैं, उन एरियाज़ से बालों को निकाला जाता है और उनको बाल्ड पैचेस में भर लिया जाता है। स्पेशली जो आगे के बाल्ड पैचेस होते हैं जो ज़्यादा दिखते हैं उनको कॉस्मेटिकली कंसील कर दिया जाता है। स्कारिंग एलोपेशिया में हेयर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। और 2-3 कारण जो स्कारिंग एलोपेशियाज़ के होते हैं वो बर्न होता है, कई बार लोगों को जल जाता है, या आफ्टर केमिकल और फायर एक्सीडेंट कई बार उनके उन एरियाज़ में बर्न आ जाता है, या
तो उस एरियाज़ में भी कई बार हमें स्कारिंग एलोपेशिया मिलता है। बर्न के केसेस में ट्रांसप्लांट करना है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके नीचे की डर्मिस कितनी ज़िंदा है, उसके नीचे का जो फैट लेयर है जहाँ पे बालों को डाला जाएगा, जहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो कितना वायबल है, ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही असेस कर सकता है। और इसलिए अगर आपको, आप में से जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को स्कारिंग एलोपेशिया हो रहा है, तो मेरा टेक होम मैसेज यही होगा कि ऑलवेज़ एक्ट अर्ली। जब शुरू होता है तो उसको नॉर्मल पैचेस ना मान के कुछ अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि स्कारिंग एलोपेशियाज के होते हैं, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने दिखाइए, ताकि उसकी डायग्नोसिस अर्ली से अर्ली बन पाए, उसमें जल्दी से जल्दी एक्ट किया जा सके, उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू हो सके और उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको फैलने ना दिया जाए आपके स्कैल्प में। और जो अभी सफ़र कर चुके हैं, जिनको पैचेस बन चुके हैं, उनके लिए डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट एक रे ऑफ होप है। और उनको ज़्यादातर हमने देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट मिल जाता है, कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ एनीवन इज़ सफरिंग फ्रॉम इट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमें बहुत खुशी होगी आपको इस बारे में एनलाइटन करने में एंड आपकी हेल्प करने में। थैंक यू।